जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी की T20 सीरीज, जिसके अंदर एसएससी जीडी के एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। आप अच्छे से ये जानते होंगे कि 10 जनवरी से और 14 फरवरी तक, यानी कि 14 फरवरी तक जो है एसएससी जीडी अपना एग्जाम लेगा। आज ये जो है डाल दी गई है, ये सूचना हमारे पास पहुंच चुकी है कि 10 जनवरी से लेकर के और 14 फरवरी के बीच में जो है 10 जनवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक एसएससी जीडी के पेपर चलने वाले हैं। तो ये T20 सीरीज आपके लिए जो है बेहतरीन सीरीज साबित होने जा रही है। तो आप सभी विद्यार्थी जो है इस सीरीज से जुड़ जाइए और भी विद्यार्थियों को, अपने सखे संबंधी, अपने जो भी बहुत प्यारे प्यारे जो दोस्त हैं उनको भी इस सीरीज का लिंक शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक टेलीग्राम के चैनल जीके बाई विक्रम सर के ऊपर भी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि जीके बाई विक्रम सर के यूट्यूब जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर हमें हर एक सीरीज की पीडीएफ मिलेगी आपको। और वो पीडीएफ ना बेटा जी आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। मैं दिखाऊंगा आपको, जिस दिन आप एसएससी जीडी का पेपर होगा, पीडीएफ में से मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा कि ये प्रश्न और इस टाइम पर मैंने आपको करवाया था, ये सारी चीजें मैं मेंशन करके आपके लिए लेकर आऊंगा। तो मैं देखता हूं कौन कौन विद्यार्थी इस सीरीज को जो है इतना प्यार से जो है एक बार कम से कम 5 विद्यार्थियों में जाकर के इसे शेयर करें, और इस सीरीज का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला और बेहतरीन प्रश्न। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हमारी ये सीरीज आपके लिए हर एक एग्जाम में हर एक प्रश्न के लिए कारगर साबित होने वाली है। तो बड़ी शिद्दत से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर ला मेरे भाई। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिएगा, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर ऑफ पार्डिंग अंडर, यानी कि पार्डन पावर जो है, राष्ट्रपति के पास जो क्षमा दान की शक्ति है या क्षमा प्रदान करने का जो अधिकार है, वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत हम बात कर ले तो राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 72 में आती है। किस में आती है? आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। एक चीज आपने सुना होगा कि अनुच्छेद 76 यानी 76 में आपको महान्यायवादी का पद देखने को मिलेगा। बेहतरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि महान्यायवादी का पद कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद कौन सा राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अनुच्छेद 76 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मंत्रिमंडल अनुच्छेद 74 के अंदर आपको प्रधानमंत्री का पद 74 में देखने को मिलेगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन बनने वाला है। तो आज के इस प्रश्न का हमारा सबसे पहला प्रश्न, जिसका आंसर ए आने जो है, ए उत्तर जो है, 1 नंबर जो आंसर होगा वो एकदम सटीक होगा मेरे भाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। राष्ट्रपति जो है अपना रिकॉग्निशन, यानी कि टू होम डज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस दिस रिकॉग्निशन, यानी कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, या भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? किसको राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है? तो आप अच्छे से जानते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है मेरे भाई। अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसको वो अपना त्याग पत्र देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी आंसर। आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए, आपसे प्रश्न क्या पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में आता है? बहुत बार ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है, और ये कौन से आर्टिकल में होता है? 63 आर्टिकल में। और आप अच्छे से ये जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो पद है ये यूएसए से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है यूएसए का पद। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका बी आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिएगा, तीसरा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है एसएससी जीडी के लिए। आपके सिलेक्शन सीरीज ये आपके लिए साबित होने वाली है। व्हाट इज मैनग्रोव, यानी कि मैनग्रोव क्या होते हैं? डेल्टाई वन होते हैं, वर्षा वन होते हैं, मरुस्थली वन होते हैं, पर्वतीय वन होते हैं।
तो मैनग्रोव वनों के बारे में बात कर लें तो मैनग्रोव वन जो है दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं, डेल्टा वाले क्षेत्रों में आपको पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेल्टाई वन। आपसे वन अनुसंधान पूछ लिया जाए, यानी आपसे पूछ लिया जाए वन अनुसंधान केंद्र, तो कहां पे होगा? देहरादून में। कहां पे होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देहरादून पर होगा। और राइट आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा वन कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में है। लेकिन परसेंट के आधार पर पूछ लिया जाए तो मिजोरम राइट आंसर होगा। ये लेटेस्ट अपडेट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। परसेंट के आधार पर पूछ लिया जाए तो मिजोरम, लेकिन अगर वैसे क्षेत्रफल के अनुसार पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश आंसर होगा इसका। ठीक है, तो डेल्टाई वनों को ही क्या कहते हैं? मैनग्रोव वन कहते हैं। दलदली वन भी उन्हें ही कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए ये रहा, बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सिलेक्शन के लिए मार्क कर लेंगे इस प्रश्न को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर भाई हर बहन सिलेक्शन के लिए इस हमारा जो टेलीग्राम चैनल जो जीके बाई विक्रम सर के नाम से है उसे ज्वाइन कर ले पीडीएफ के लिए। और साथ ही साथ हमारा जो यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेज बाई विक्रम सर, इसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि राष्ट्रहित में शिक्षा के लिए, एसएससी जीडी में सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा साबित होने वाला है उड़ान क्लासेज आपके लिए ये सीरीज लेकर। तो कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड, यानी कि कान्हा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो कान्हा नेशनल पार्क कौन से राज्य में होगा? कान्हा-खिसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ही आपको देखने को क्या मिलेगा? मध्य प्रदेश में ही पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क, जिसमें कूनो नेशनल पार्क में अभी भारत जो है 8 क्या लेकर आया है? चीते लेकर आया, जिसमें से 5 क्या है? नर चीते हैं, सॉरी मादा चीते हैं, और 3 या 3 जो है वो जो है हमारे नर चीते हैं। तो कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश के अंदर 8 चीते लाकर छोड़े गए हैं, जो कि नामीबिया देश से या नामीबा देश से लेकर आए हैं, अफ्रीका महाद्वीप से। साथ ही साथ बांधवगढ़ जो है ये नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही होगा। मध्य प्रदेश को ही हम कहते हैं सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। और सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन भी पूछा जाता है, कहां पे होता है? मध्य प्रदेश में होता है। सर्वाधिक दाल का उत्पादन भी पूछ लिया जाए, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक चने का उत्पादन भी पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश में होता है। तो राइट। और सर्वाधिक जनजातियां भी पूछ ली जाए तो सर्वाधिक ट्राइब्स भी कहां पे रहती है? मध्य प्रदेश में रहती है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए, सिलेक्शन के लिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा साबित होने वाला है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज फेमस इन, यानी कि झूमिंग कृषि कहां प्रचलित है? तो झूमिंग कृषि के बारे में सबसे पहले तो आप एक चीज समझेंगे कि झूमिंग कृषि होता क्या है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि यानी कि माउंटेनियस या पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर रहा हूं मैं। कौन से क्षेत्रों में? पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर। पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर आदिवासी जनजातियों के द्वारा पेड़ पौधों की कटाई करके और उनको वहां पर जलाकर और कृषि योग्य बनाया जाता है। और फिर कुछ दिन बाद उस क्षेत्र को छोड़ करके और दूसरी जगह पर ऐसे ही कंडीशन कर लेते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को काटकर और जलाकर कृषि उपयोगी बना करके और वहां पर कुछ दिन बाद वहां से स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर ऐसा करना, ये स्थानांतरित कृषि, यानी कि पेड़ पौधों को काटकर स्थान बदल बदल कर जो कृषि की जाती है वो स्थानांतरित, इसका दूसरा नाम क्या होता है? स्थानांतरित कृषि। इसी को झूमिंग कृषि भी कहते हैं। और ये ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। तो क्या आप मिजोरम की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र है या नहीं? बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्र है। नागालैंड पर्वतीय क्षेत्र है। मेघालय, मणिपुर में जो है पर्वतीय क्षेत्र है। तो इसका सभी आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा। और एक चीज आपने सुनी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मणिपुर के अंदर लोकटक झील है। कौन सी झील है? लोकटक जो है झील देखने को मिलेगी आपको, जिसके अंदर भारत का ही नहीं पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है कैबुल लामजाओ।
कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको नागालैंड में सारामती पर्वत चोटी देखने को मिलेगी। कौन सी? सारामती पर्वत चोटी, जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मिजोरम में मिजो पहाड़ियां, और मणिपुर के अंदर जो है लामाटूल की पहाड़ियां आपको, या मणिपुरी पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, जायद फसल का उदाहरण है, यानी कि जायद क्रॉप्स जो है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जायद क्रॉप्स, यानी कि जायद की फसल का एक उदाहरण है। कौन सा एक उदाहरण है? पटसन है, मक्का है, सोयाबीन है, तरबूज है। आप अच्छे से ये जानते होंगे कि ये तीनों, ये जो फसल है तरबूज वाली फसल, जिसे आप तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, घिया, कद्दू, तोरई, ये जो फसलें होती हैं ये जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। और जायद की फसल जो है ये कब बोई जाती है? तो जायद की फसल जो है ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और कब काटी जाती है? जून जुलाई के अंदर इनको काटा जाता है। तो राइट आंसर इस फसल के लिए कौन सा होने वाला है? हमारा ए आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और देखिए, रखो और निकालो की अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था की नीति है? यानी कि हायर एंड फायर इज द पॉलिसी ऑफ विच इकोनॉमी, यानी कि रखो और निकालो किस अर्थव्यवस्था की एक नीति है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाई साहब एक बात आप ध्यानपूर्वक सुन लेना, क्योंकि इस प्रश्न को अगर आपको एकदम देसी तरीके से, एकदम आड़ू तरीके से हमेशा के लिए याद रखना है तो कैसे रखना होगा, सुनिएगा ध्यानपूर्वक। क्योंकि आपका खुद का आपने कोई एक रोजगार बना लिया, मानते हैं कि आपने कोई फैक्ट्री खोल ली, ठीक है, आपको जो मजदूर अच्छा लगा कि ये कंपनी में अच्छा काम करने के लायक है, आपने उसे हायर कर लिया, आपने उसको रख लिया। लेकिन आपको ये पता लगा कि आज उसकी एज 60 साल हो चुकी है, भाई साहब अब वो काम करने के योग्य नहीं रहा, इतना काम जितना वो पहले करता था अब नहीं कर सकता, इसी कारण आप उसे निकाल भी सकते हैं। तो आप जो मर्जी रहेगी उसे भर्ती करेंगे और जो मर्जी रहेगी उसे निकालेंगे। यानी कि ये आजादी कौन सी होगी? पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होगी, ये इसका राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जो प्राइवेट धंधे होंगे उनमें ऐसा हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारे पास ए आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्गीज कुरियन इज रिलेटेड टू, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, हरी क्रांति, किससे संबंधित है? तो वर्गीज कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति से संबंध रखते हैं भाई अपना। किससे रखते हैं? श्वेत क्रांति से अपना संबंध रखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर हो जाएगा। ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले हर भाई हर बहन, क्योंकि सिलेक्शन के अंदर एसएससी जीडी में आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाली ये सीरीज उड़ान क्लासेज T20 सीरीज आपके लिए लेकर आया है। आप जो है एग्जाम में जब बैठेंगे ना तो परीक्षा हाल के अंदर एक एक प्रश्न का हिसाब ये सीरीज आपको संभलाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं जाएगा, ये हमारा मोटिवेशन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। मिटा दीजिए वो जुल्म, वो हस्तियां जो आपकी नौकरी, आपकी सिलेक्शन के अंदर बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं उड़ान क्लासेज के साथ। तो देखिएगा प्रश्न को, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना से संबंधित है? गरीबी हटाओ का नारा जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। और कौन सी योजना से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 5वीं योजना। लेकिन मैं आपसे कमेंट बॉक्स में एक आंसर चाहता हूं, हर भाई हर बहन इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करेगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा था? कौन से समय के अंदर 5वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत थी? कौन सा काल था? कौन सा टाइम पीरियड था? देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन कौन सबसे पहले इस प्रश्न को छापता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रथम बार भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, यानी कि नेशनल इनकम ऑफ फर्स्ट इंडियन फर्स्ट टाइम जो है कैलकुलेट बाई, यानी कि किसके द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया गया था। तो मेरे भाई ये किया गया था 1868 के अंदर। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये सुन लीजिएगा ध्यान से, बी आंसर सही होने वाला है इसका, दादा भाई नौरोजी। गुजराती जो है मूल का भारतीय था भाई ये, दादा भाई नौरोजी। और इसने एक पुस्तक लिखी थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक किसकी देन है, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। जिस पुस्तक से हमें 1857 की क्रांति की भी जानकारी मिलती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न में दादा भाई नौरोजी जो है ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या रहे हैं, प्रथम पारसी अध्यक्ष भी रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष भी पूछ लेना आपसे। तो सिलेक्शन के लिए इस सीरीज को ज्वाइन कर लो, छाप देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आंसर क्या होगा, बी आंसर दादा भाई नौरोजी होने वाला है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। पावर लूम की आविष्कार किसने किया, यानी कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया, इसकी खोज किसने की। तो पावर लूम जो है इसका आविष्कार करने वाला कौन था, और कोई नहीं होगा, एडमंड जो है कार्टराइट जो है इसका राइट आंसर, एडमंड कार्टराइट के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। तो राइट आंसर सी होगा इस प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का। चलते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन सेना के लिए संबंधित सेना का ही प्रश्न। एसएससी जीडी में हर एक भाई हर बहन के सिलेक्शन में आपको ये प्रश्न याद होना चाहिए। कमेंट में छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। भारत का पहला पूछा गया आपसे, भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था। तो भारत का पहला फील्ड मार्शल, द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया वाज, कौन था। तो राइट आंसर क्या होगा, मानेक शाह। क्या होगा, मानेक शाह। इसका छाप लेना ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से, पेपर में छपेगा ऐसा प्रश्न, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरित क्रांति शब्द किसने दिया गया। सबसे पहले तो आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। हरित क्रांति किससे संबंधित है, जिसे आप बनाकर खाते हैं ना, क्या रोटियां, किसकी, गेहूं की, उसी के तो उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति, गेहूं के उत्पादन से। और सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत करने वाला ही कौन था, नॉर्मन बोरलॉग। कौन था, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी मेक्सिको के अंदर। और साथ में सुन लीजिएगा इसके बारे में कि हरित क्रांति भारत में कौन लेकर आया था, एमएस स्वामीनाथन। कौन लेकर आया था, एमएस स्वामीनाथन। कब लेकर आया था, 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी इसने मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सी किस्म लेकर आया था, तो गेहूं की कल्याणी सोना और सोनालिका नाम से दो किस्म लेकर आया था भारत में। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछा गया कि हरित क्रांति शब्द किस आदमी ने दिया था, तो विलियम गोड आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैंने बताया था आपको ऑफलाइन कक्षा में कि विलियम गोड के द्वारा हरित क्रांति की जो है शुरुआत की गई थी। जो भी भाई या बहन मेरे से ऑफलाइन कक्षा में पढ़ा है उसको ये पता होगा कि विलियम गोड जो है इनके द्वारा हरित क्रांति शब्द दिया गया था। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आप भी मेरे विद्यार्थी बन चुके हैं, जो ऑनलाइन मेरे से पढ़ते हैं उनको भी इस प्रश्न का मैं महत्व बता देता हूं कि बहुत बार ये प्रश्न हर पेपर में आ चुका है। हो सकता है एसएससी जीडी के आपके पेपर में भी ये प्रश्न छप सकता है। ध्यानपूर्वक इसे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा बेहतरीन प्रश्न है भाई ये। भारत में लोकनायक की पदवी से कौन संबंधित है, यानी कि भारत में किस आदमी को लोकनायक कहा जाता है, तो आप अच्छे से जानते हैं जयप्रकाश नारायण भाई साहब। कौन आंसर होगा इसका, जयप्रकाश नारायण राइट आंसर, यानी कि सी आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए।
श्री पेरम्बदूर जन्म स्थल है। पेरम्बदूर किसका जन्म स्थल है? तो श्री पेरम्बदूर जो है ये जन्म स्थल होगा रामानुजाचार्य का। किसका? रामानुजाचार्य का। डी आंसर इसका क्या होगा? सही होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न। 1 दिसंबर खालिस्तान के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व रेड क्रॉस दिवस, यूनिसेफ दिवस, मानव अधिकार दिवस और एड्स दिवस। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बहुत बार आया है ये तारीख पूछने के लिए। इसका दिवस एड्स दिवस होगा। और एक ये जो ह्यूमन राइट डे दे रखा है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, याद रखिएगा इसे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका डी आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैकमोहन किन दो देशों को अलग करती है? मैकमोहन लाइन जो कब खींची गई थी? 1914 में खींची गई थी। शिमला सम्मेलन, रट लेना इसे। शिमला सम्मेलन में पेपर में आ चुका है दिल्ली पुलिस 2020 में, क्योंकि बार बार ये एसएससी जीडी में भी पूछा गया है। और दिल्ली पुलिस के पिछले 2020 के एग्जाम में 4 शिफ्टों में ये प्रश्न पूछा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो रट लेना, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। शिमला सम्मेलन में 1914 में ये खींची गई थी। और भारत के कौन कौन से राज्य के साथ लगती है? तो देखिएगा, एक तो लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, साथ ही साथ उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के साथ और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश। इन सब के साथ कौन सीमा बना रहा है? मैकमोहन सीमा बनाता है। कौन? चीन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चीन अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? आपको अभी बताया मैंने, सिक्किम से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश या बिहार। तो बिहार राइट आंसर होगा। अभी तो मैंने बताया इसका। तो आप जो है सिलेक्शन के लिए आज की सीरीज में इतने ही हमारे ये प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। आप जिस भी भाई या बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाए और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। अगर सिलेक्शन चाहता है तो उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्वाइन कर ले T20 सीरीज, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए कारगर साबित होने वाली है। मैं लेकर आया हूं आपके लिए ये सीरीज 2022 की इस वैकेंसी के लिए, जिसका जनवरी 2023 में एग्जाम होने वाला है। तो शिद्दत से यहाँ पे तैयारी के लिए ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और साथ ही साथ अगर लाइक के बटन को नहीं दबाया है ना अभी तक, तो लाइक का घंटा दबा दे भाई साहब, क्योंकि जिंदगी का घंटा ये उड़ान क्लासेज की T20 सीरीज एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलाकर आपका करेगी। तो आज के लिए हम यही 20 प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। मिलते हैं कल एक नए नवेले जोश के साथ और बेहतरीन तरीके के प्रश्नों के साथ। हो चुका है रण का आगाज एसएससी जीडी के इस पेपर के लिए और सल्टाना है हर एक प्रश्न को खोपड़ी, पेपर की खोपड़ी में छेद करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जनवरी 10 तारीख को। ठीक है, धन्यवाद।